स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र। कौन से प्रश्न पत्र आपके? प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जीके पेपरों का एनालिसिस। और उसी श्रृंखला में हम कर रहे थे आपके मेजर टेस्ट 3 का एनालिसिस। मेजर टेस्ट 3 की बात करें जो हुआ था आपका 3 अगस्त 2025 को। कब हुआ था आपका? 3 अगस्त 2025 को ये टेस्ट हुआ था। मेजर टेस्ट 3 की बात करें तो हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक क्लास की बात करें तो हमने कल की थी और कल क्या क्या क्वेश्चन किए थे इसके अंदर देखो। हमने कृषि अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करूं मैं तो अर्थव्यवस्था के में क्वेश्चन किए थे हमने कृषि क्षेत्र व सेवा क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र व सेवा क्षेत्र से इसका स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, वो किए थे। ठीक है, फिर हमने की थी आपकी भारत की ज्योग्राफी क्वेश्चन, भारत की जियोग्राफी क्वेश्चन यानी भारतीय भूगोल के क्वेश्चन आए थे आपके। उन क्वेश्चनों को हमने किया था और एक एक क्वेश्चन किया था। फिर हमने महासागर और महाद्वीप से महासागरों से संबंधित यानी विश्व भूगोल से संबंधित क्वेश्चन किए थे कल हमने। तो इन 3-4 बुकों की बात करें यानी अर्थव्यवस्था की बात करें, भारतीय भूगोल की बात करें या विश्व भूगोल की बात करें, इनसे संबंधित हमने कल 50 क्वेश्चन देखे थे। कितने देखे थे हमने? एमसीक्यू देखे थे, वो देखे थे हमने 50 क्वेश्चन इसी मेजर टेस्ट 3 के। और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया था, अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया। वैसे सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर की जो आपकी माइनर टेस्ट हुए थे 9, 10 और 11 उसमें कर चुके हैं और उन्हीं की व्याख्या के अनुसार ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज बात करते हैं आज हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे। देखो फिर से अपनी स्टार्ट आज भी आपकी अर्थव्यवस्था से स्टार्ट होगी। क्लास आपकी अर्थव्यवस्था से स्टार्ट होगी और अर्थव्यवस्था में कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा आपका? उद्योग क्षेत्र। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा आपका? उद्योग क्षेत्र स्टार्ट होगा। फिर आपके करंट के क्वेश्चन होंगे, करंट के क्वेश्चन होंगे और फिर आपके शैक्षिक मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी आपकी साइकोलॉजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फिर आपका ये टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपके टेस्ट होंगे फाइनल। और फाइनल टेस्ट भी हम जो आपके 3 टेस्ट होंगे और 3 टेस्ट इस प्रकार से करेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ गया टिक लगा दिया इस उसके बारे में थोड़ा सा बता के आगे बढ़ गए, नहीं। फाइनल टेस्ट को इस प्रकार से करेंगे, चाहे 25 क्वेश्चन लेने पड़े चाहे 30 क्वेश्चन लेने पड़े, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या यानी चारों ऑप्शनों की व्याख्या के साथ हम समझेंगे। क्योंकि हमारा पूरा रिवीजन होना चाहिए। पूरा रिवीजन मतलब जो अपना पूरा सिलेबस दे रखा है सेकंड ग्रेड जीके की फर्स्ट पेपर का, वो पूरा एनालिसिस करेंगे उन्हीं ऑप्शनों के आधारित, उन्हीं ऑप्शनों पर डिपेंडेंट कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पूछे गए वो कंप्लीट बताऊंगा मैं। एक एक पॉइंट ऐसा भी नहीं छोड़ेंगे कि टेस्ट सीरीज में आए हैं हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किए एनालिसिस किया निकल गए। मर्जी आपकी है, देखो ना देखो, मैं अपनी तरफ से आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इस प्रकार से करवाऊंगा कि आपको इन्हीं 3 पेपरों में आपको पूरी बुक यानी जितना सिलेबस आपको कवर होने का एहसास होगा कि हम 70 से 80% कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी 70 से 80% हमारा कवर हुआ इन्हीं 3 क्लास यानी 3 पेपरों के अनुसार। ठीक है, जिन टॉपिकों में जो क्वेश्चन है ना उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, उसके जो 4 ऑप्शन आएंगे ना उस टॉपिक के 4 ऑप्शन में 4 चीजें हम और सीखेंगे। तो प्रत्येक ऑप्शन तो आप देख सकते हो पूरी कंप्लीट 100 को इंटू 4 से करना, 400 क्वेश्चन एक पेपर से होंगे यानी टोटल 1200 क्वेश्चन कर लेंगे हम। कितने क्वेश्चन कर लेंगे हम? 1200 एमसीक्यू टोटल करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। क्यों करेंगे? देखो एक पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, एक पेपर 3 है, टोटल 300 हो गया, 3 को 4 से गुणा कर दो 1200 हो जाएंगी। ठीक है, मैथ की बात करें तो 1200 एमसीक्यू हम फाइनल टेस्ट में करेंगे तो बहुत ही शानदार अपनी क्लास होने वाली है। और 1200 क्वेश्चनों में आप जानते हो कितना 1200 क्वेश्चनों की आपकी बुक क्या आती है 1200 क्वेश्चनों की, जिसमें पूरा पेपर कवर किया होता है कि फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट मात्र 1200 एमसीक्यू के अंदर। तो हम तो 1200 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, क्लास के अंदर करेंगे। किस प्रकार से करेंगे आपकी रणनीति बताना कमेंट के अंदर। आप क्या करना चाहते हो उसी आधार पर करूँ या आपके अनुसार करूँ, 50 क्वेश्चन करूँ या जितना हो सके उतना आपको समझाने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिविजन कराने की कोशिश करिए। तो कमेंट में जरूर बताना, उसी के आधार पर मानकर हम उसको आगे करेंगे। क्योंकि अगला टेस्ट संडे को जो टेस्ट होगा वो आपका मेजर टेस्ट फाइनल टेस्ट 1 है और फाइनल टेस्ट 1 को बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। पूरा रिविजन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्जाम के अनुसार। ठीक है, कोर्ट का हिसाब से क्या पूछेगा, आरपीसी कैसा पूछेगा, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अच्छा लगे, अच्छा लगे तो वीडियो शेयर भी कीजिए। नाथ पब्लिकेशन की बात करें, नाथ पब्लिकेशन में आपके विश्व भूगोल की चल रही थी और विश्व भूगोल का आपका एक टॉपिक और बचा आपका प्रवास वाला, प्रवास व जनसंख्या वाला। ठीक है, प्रवास जनसंख्या के टॉपिक बचे जिनमें लगभग आपके 80 से 90 क्वेश्चन है, वो आपके कल आपके कंप्लीट हो जाएगी। विश्व भूगोल की बात करें सेकंड ग्रेड की, और सेकंड ग्रेड के बाद आपकी नाथ पब्लिकेशन की बात करूँ मैं, नाथ पब्लिकेशन की बुक की बात करेंगे। तो नाथ पब्लिकेशन की बुक में आप कमेंट में कर देना कौन सी करवानी है आपको। सबसे पहले अर्थव्यवस्था स्टार्ट करूँ तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का देखो आप अर्थव्यवस्था को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बाद में हम करेंगे अपनी पॉलिटी साइंस जो आपकी राजनीति विज्ञान है, यानी 8 से 9 क्वेश्चन आपकी राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। तो वो किसी टाइप की क्वेश्चन है, नाथ पब्लिकेशन के अनुसार पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो प्रत्येक टॉपिक को कवर करने का आसानी हो जाती है और प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या भी बहुत शानदार तरीके से करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस हम शुरुआत कर देंगे, यानी कल से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। रोज अपनी क्लास होती है वैसे नाथ पब्लिकेशन की, 2 दिन अपना कलाम का टेस्ट होता है, फिर अपनी कंटिन्यू 5 दिन ये चलती है नाथ पब्लिकेशन वाली बुक चलती है। तो पूरे कर रहे हैं हम 5100 प्लस आपकी है
कोई दोस्त देखना चाहिए तो आपको देख सकते हो। राजस्थान की भूगोल कंप्लीट हो चुकी है, विश्व भूगोल कंप्लीट होने की कगार पर है और भारतीय भूगोल आपके 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, राजस्थान के 10 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। यानी ग्रुप ए की बात करें तो आपके लगभग 21 क्वेश्चनों का मैटर हमने तैयार करवाने की कोशिश की है। जो 16 से 17 क्वेश्चन या 16 से 21 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, तीनों ज्योग्राफी से, तो वो कवर करने की कोशिश की है। यानी 20 क्वेश्चनों की बात करें मिनिमम, औसत मान लो आप 15 क्वेश्चनों का मैटर आपको तैयार करवा दिया है। देखना चाहिए तो आपकी इच्छा है, वरना आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो भाई शुरुआत करते देखो अपने इस क्लास को, देखते हैं अपना 51वां क्वेश्चन क्या है और स्टार्ट होगा आपका उद्योग क्षेत्र से। देखिए 51वां क्वेश्चन आपका, भारत में अनुसंधान से संबंधित निम्न में से कौन सी प्रोत्साहन प्रणाली मुख्यतः नहीं अपनाई गई है? कौन सी नहीं अपनाई गई? देखो पहला दे रखा है हमें अनुदान, अनुदान दे रखा है ना। अनुदान क्या होता है आपका? अनुदान वो होता है जो आपका अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और विभिन्न संस्थाएं, ठीक है, विकास को बढ़ा देने के लिए अपने भारत सरकार और विभिन्न संस्थाएं जैसे वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालय, निजी कंपनियों के साथ अनुदान प्रदान करती है। ठीक है, निजी, तो ये तो अपना ही है भारत में। कर छूट की बात करें तो जैसे खर्च करने वाली कंपनी आयकर अधिनियम धारा 35, धारा 35 याद करना, धारा 35 के अनुसार, धारा 35 ये डीप की क्वेश्चन है, आपके नहीं आएंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। धारा 35 है, धारा 35 के अनुसार आपकी अन्य प्रावधानों के तरह जो कर है उसमें छूट दी जाती है। भारत के अंदर जो धारा 35 के अनुसार जो आपकी है टैक्स में छूट दी जाती है, तो ये भी आपका भारत ने अपनाया है। पेटेंट संबंधी प्रोत्साहन, देखो पेटेंट आप जानते हो पेटेंट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, भारत सरकार अनुसंधानकर्ताओं को पेटेंट करवाने के लिए सहायता राशि देती है, फीस में रियायत, मार्गदर्शन प्रदान करती है, विशेष रूप से स्टार्टअप और शैक्षिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में आपके पेटेंट करवाने का प्रोत्साहन देती है आपकी भारत सरकार, तो ये भी करती है। कर अवकाश, चौथा दे रखा है कर अवकाश यानी टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे की बात करें तो इसका तात्पर्य क्या आपका? इसका तात्पर्य समझ में होना चाहिए सबसे पहले तो आपका तात्पर्य एक निश्चित अवधि के लिए पूरी तरह से टैक्स से छुटकारा देना, एक निश्चित अवधि के लिए पूरी तरह से टैक्स में छुटकारा देना, टैक्स में या टैक्स से छुटकारा देना, छुटकारा देना कर अवकाश का मतलब होता है। ठीक है, ये नीति औद्योगिक क्षेत्रों या स्टार्टअप या विशेष आर्थिक क्षेत्र से ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अनुसंधान क्षेत्र में विशेष रूप से टैक्स हॉलीडे प्रदान भारत मुख्य नहीं करता। कौन बाकी क्षेत्रों में तो करता है, लेकिन आपका क्या पूछा हमें? अनुसंधान से संबंधित पूछा है, तो अनुसंधान क्षेत्र में नहीं देता टैक्स। अनुसंधान क्षेत्र में टेस्ट जो आपकी टैक्स हॉलीडेज है यानी कर अवकाश है, ये अपनी छूट नहीं देता है, छूट नहीं देता है। बाकी देता कौन कौन से में? टेस्ट अवकाश की बात करें हम, सेज जैसे हमने आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र हमने सेज पढ़ा था ना, अपनी बौनाडा जोधपुर के अंदर आपका पहला सेज रिको द्वारा स्थापित किया गया है, तो ऐसे सेज वगैरह देते हैं जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में। औद्योगिक क्षेत्रों में कर अवकाश देती है भारत सरकार। औद्योगिक क्षेत्र मान लो आपके, ऐसा पूछा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में देती है, तो औद्योगिक क्षेत्र अपना इंपॉर्टेंट है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र अपनी टॉपिक है, तो औद्योगिक क्षेत्र में देती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में देती है, आपकी जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है उनमें भी आपकी टैक्स अवकाश है यानी कर अवकाश है, इसकी छूट देती है आर्थिक क्षेत्र के अंदर। लेकिन जो पूछा गया क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन पूछा था कि भारत में अनुसंधान संबंधित निम्न में से कौन सी प्रोत्साहन प्रणाली मुख्यतः नहीं अपनाई गई अनुसंधान से संबंधित? अनुसंधान में आपकी कर अवकाश नहीं है, कर अवकाश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 क्या आपका? व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत राज्यों को व्यापार करने में सुगमता मामले में 4 समूह में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उसमें शामिल नहीं है? तो पहला दे रखा है आपका अचीवर्स, दूसरा दे रखा है आपका एक्सीलेंट, तीसरा दे रखा है आपका एस्पायर्स, चौथा दे रखा है आपका इमर्जिंग। तो यहाँ पर देखो आपका इमर्जिंग भी है, चौथा तो इमर्जिंग तो है, आपका अचीवर्स भी है, एस्पायर्स भी है, एक आपका टॉप अचीवर्स है। कौन सा आपका? टॉप अचीवर्स, यानी एक नंबर पर या तो आपका टॉप अचीवर्स, फिर आपका अचीवर्स आता है, फिर आपका यस आता है, फिर आपका इमर्जिंग आता है। एक्सीलेंट नहीं है आपका, कौन सा नहीं है आपका? एक्सीलेंट नहीं है, कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 2 नहीं है आपका एक्सीलेंट। ठीक है, एक्सीलेंट का मतलब उत्कृष्ट, ये नहीं है। इसके अंदर आपके जो व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत राज्यों को व्यापार करने में सुगमता मामलों में 4 समूह में बांटा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी इसमें शामिल नहीं है? तो आपका एक्सीलेंट शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखने वाला 4 कौन कौन सी आपकी? टॉप अचीवर्स है, एस्पायर्स है और इमर्जिंग में। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है आपका? एक्सीलेंट नहीं है, याद कर लेना इसको, सीधे फैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
उत्पादन के संबंध में प्रोत्साहन PLI योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते भाई, ये योजना 14 क्षेत्रों में शुरू की गई है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, ये योजना 14 क्षेत्रों में शुरू की गई है। ठीक है बात है। ये वन साइज ऑल फिट दृष्टिकोण को अपनाती है। कौन सी को? वन साइज ऑल फिट दृष्टिकोण को अपनाती है? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र इस योजना में सम्मिलित है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र इस योजना में सम्मिलित है। सही कोड का चयन कीजिए। तो सही कोड का बात करें तो हमें आपका पहला सही है आपका, जो आपकी उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन PLI योजना है, वो आपकी यही योजना 14 क्षेत्रों में शुरू की गई। कितने क्षेत्रों में? 14 में। ये तो आपको अपनाती है। ये वन साइज ऑल फिट दृष्टिकोण को अपनाती है, इसको नहीं अपनाती है ये योजना। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का इस योजना में सम्मिलित है, बिल्कुल सम्मिलित है। तो यहाँ पर सही कोड बात करें तो ए और सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अब देखो 14 क्षेत्र दे रखे हैं। 14 क्षेत्र के पूरे नाम नहीं पूछे कभी। 14 क्षेत्रों की बात करें तो मैं बता देता हूँ। जैसे अपना मोबाइल है, फार्मा है, ऑटोमोबाइल है, एवी गैस है, विशेष इस्पात है, कपड़ा है, सोलर है, पैनल है, ड्रोन आदि इसमें शामिल होते हैं। वन साइज नहीं होता। ये प्रत्येक क्षेत्र की जरूरतों और चुनौतियों के अनुसार अलग अलग डिजाइन की गई है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार, जरूरतों और चुनौतियों के दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग डिजाइन की गई है। अलग अलग डिजाइन की गई है। ठीक है, ना कि एक क्षेत्र विशेष यानी अनुकूलित योजना के रूप में बनाया गया है। यानी एक क्षेत्र विशेष अनुकूलित योजना के रूप में बनाया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करें, इसको क्षेत्र विशेष अनुकूलित योजना। कैसी योजना है आपकी? क्षेत्र विशेष अनुकूलित योजना। याद कर लेना, न कि ये आपकी वन साइज ऑल फिट दृष्टिकोण को अपनाती है। कौन सी दृष्टिकोण को अपनाती है? ये अपनाती है आपकी क्षेत्र विशेष अनुकूलित योजना को। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में जरूरतों और चुनौतियों के अनुसार अलग अलग डिजाइन की गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा, बाकी ए और सी इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर रही। वित्त वर्ष 2025 है उसमें औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही? ये आपका फैक्ट क्वेश्चन है। 5.4%, 6.2%, 7.4% या 8.1%। तो 54 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? मैंने बताया था जब आपका माइनर टेस्ट हुआ था 11, तो उसमें भी आपको 6.2% बताया था और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया था औद्योगिक क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना कब हुई? जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, 1962 में हुई थी, 1963 में या 1964 में? तो सर आपने बताया था इसकी स्थापना हुई थी 1963 के अंदर। कब हुई थी? 1963 के अंदर। याद कर लेना, भारत की जो विदेश व्यापार संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी 1963 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। विदेश व्यापार नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेश व्यापार की जो नीति है 2023 उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो चलो विचार करते हैं हम, कौन से सही है। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक भारतीय निर्यात और को $3 ट्रिलियन तक करना है। $3 ट्रिलियन तक करना है। तो ये तो सही नहीं है आपका, पहला तो गलत हो जाएगा। इस नीति को 1 अगस्त 2023 को लागू किया गया है। तो सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो देखो दूसरा भी इसमें गलत है। तो सही विकल्प तो अब तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ए व बी दोनों सही नहीं है। ए व बी दोनों सही नहीं है। अब सर आपने बता तो दिया कि ए और बी दोनों सही नहीं है, लेकिन फिर इसके सही क्या होगा? तो देखो बात करते हैं ऑप्शन कथन ए की। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक भारतीय निर्यात को $3 ट्रिलियन तक तय करना नहीं है। इसका है आपका $2 ट्रिलियन। कितना आपका? $2 ट्रिलियन। क्या लेना आपका? $2 ट्रिलियन इसका लक्ष्य रखा गया है। इस नीति को 1 अगस्त 2023 से लागू किया गया? नहीं, इस नीति को 1 अगस्त 2023 से लागू नहीं किया गया। इसको लागू किया गया था आपका, देखो लागू कब किया गया था, लागू की बात कर रहा है। तो इसको लागू किया गया था आपका 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को इसको लागू किया गया था। और इसकी घोषणा कब हुई थी? दोनों डेट याद कर लेना। जो इसकी नीति आपकी विदेशी व्यापार नीति 2023 है, इसकी घोषणा हुई थी आपकी। घोषणा की डेट क्या थी? देखो 31 मार्च 2023 थी। कितनी थी आपकी? 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 इसकी घोषणा की डेट थी और ये लागू हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2023। और अपनी नीति का लक्ष्य 2023 तक कितना? भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तय करना रखा गया। कितना आपका? $2 ट्रिलियन तय करना रखा गया आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? न तो ए से दिया होता न बी से दिया होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही मैंने बता दिया, 2 था उसमें, इसमें 1 अप्रैल 2023 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं।
ये आपके करंट के क्वेश्चन आ गए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। योजना का अंतर्गत निर्धारित किस्त और प्रस्तावित राशि है। तो सही युग्म सम्मिलित कीजिए, सही युग्म सही सम्मिलित कीजिए, कौन सा आपके। आप देखिए, इस क्वेश्चन को वही दोस्त कर सकता है जिसको इसके सातों किस्त यानी सातों किस्त के बारे में याद है, यानी बहुत ही डीप तरीके से लाडो प्रोत्साहन योजना को पढ़ा है। ठीक है, बहुत ही डीप तरीके से लाडो प्रोत्साहन योजना को पढ़ा है, वही इसको कर सकता है। योजना के अंतर्गत निर्धारित किस्त दे रखी है और प्रस्तावित, जो बच्ची जब जन्म होती है तो जन्म के समय देखो आपकी कहते 2500 रुपये दिए जाएंगे। कितनी आपकी जन्म पर कितना दिया जाएगा आपका, पहली किस्त दी जाएगी अभी 2500 रुपये। कब आपके जन्म पर जन्म होगा आपकी बच्ची का, तो कब कितने रुपए दिए जाएंगे आपके 2500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी किस्त पर आपको फिर 2500 रुपये दिए जाएंगे। दूसरी किस्त बता देता हूँ, यहाँ पर देखो 30 दे रखी, लेकिन दूसरी पर कितने दिए जाएंगे आपके 2500 दिए जाएंगे। 2500 कब दिए जाएंगे, जब आपका 1 वर्ष पूरा हो जाए। 1 वर्ष पूरा हो जाए वह टीकाकरण पर, यानी बच्ची का टीकाकरण शुरू हो जाए, तब कितना दिए जाएंगे आपके 2500 रुपये दिए जाएंगे दूसरी किस्त पर। तीसरी किस्त पर आपके 4000 रुपये दिए जाएंगे। 4000 रुपये कब दिए जाएंगे आपकी तीसरी किस्त पर, जब बच्ची अपनी पहली कक्षा में प्रवेश करे। कौन सी कक्षा में, अपनी कक्षा 1 में प्रवेश ले, यानी आपका एडमिशन कराओ आप स्कूल में, तब इसको तीसरी किस्त मिलेगी आपकी 4000 रुपये। ठीक है, फिर चौथी किस्त आपको 5000 रुपये मिलेगी, और चौथी किस्त 5000 रुपये कब मिलेगी आपकी, जब कक्षा 6 में प्रवेश लेगी। कक्षा 6 में आपकी बच्ची जब प्रवेश लेगी तब आपको 4000 रुपये 5000 रुपये किस्त मिलेगी चौथी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। पांचवी किस्त देखो आपका 25,000 दे रखा है, नहीं 25,000 नहीं होगी आपकी, पांचवी किस्त होगी आपकी 11,000। कितनी होगी आपकी 11,000, तो ये आपका गलत दे रखा है, चौथा 11,000 होगी। और 11,000 कब मिलेंगे पांचवी किस्त में, जब बच्ची आपकी 10वीं कक्षा में प्रवेश लेगी। कक्षा 10 में प्रवेश लेगी, कक्षा 10 में प्रवेश लेगी तब उसको पांचवी किस्त मिलेगी। सातवीं देखो, फिर छठवीं किस्त हो रही जाएगी। छठवीं मिलेगी आपकी, जो 25,000 दे रखा है 25,000 कब मिलेंगे आपकी छठी कक्षा के अंदर, सॉरी छठी किस्त मिलेगी, छठी कक्षा क्या, छठी किस्त मिलेगी आपकी 25,000 रुपये। और कौन सी कक्षा में प्रवेश लेगी वो बच्चे, जब 12वीं कक्षा में प्रवेश लेगी। कौन सी कक्षा में, देखो 12वीं कक्षा में जब प्रवेश लेगी तो आपको 25,000 रुपये मिलेंगे, और छठी किस्त होगी वो। और सातवीं किस्त आपको 1 लाख रुपये मिलेगी। कितनी, 1 लाख रुपये मिलेगी। और 1 लाख रुपये कब मिलेंगे, जब बच्ची आपकी 21 वर्ष की हो जाएगी। कितने वर्ष की हो जाएगी आपकी, 21 वर्ष की हो जाएगी, या स्नातक पूर्ण हो जाएगा, इसका जो मतलब डिग्री उत्तीर्ण हो जाएगी आपकी, डिग्री उत्तीर्ण हो जाएगी, तब आपको कितने मिलेंगे आपके 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो हमें क्या पूछा था, उपयुक्त में कितने युग्म सही है, तो एक युग्म गलत था और 4 युग्म सही है आपका। देखो, पहले किस्त सही है आपकी, तीसरी किस्त सही है, चौथी सही है, सातवीं सही है, तो 4 युग्म सही है केवल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका एक ऑप्शन गलत है, चौथा पांचवी किस्त है वो 11,000 रुपये होगी, और छठी किस्त आपकी 25,000 रुपये। सातों किस्त मैंने यहाँ पर बता दी है, सातों किस्त याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है नए आरपीसी के बदलते पैटर्न के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। कुसुम योजना, जो मैंने आज ही, जो आपके जून माह का ये करंट अफेयर्स करवाया मैंने आपकी, आज ही 10 क्वेश्चन करवाए रेट मेंस के लिए। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आज ही मैंने पूछा है, आज ही उसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा है और वहाँ पर लिया है, एक क्वेश्चन अच्छे से करवाने का प्रयास किया गया है। तो कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो कुसुम योजना में सबसे पहले याद रखना, अपना राजस्थान 1000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर चुका है, 1000 मेगावाट प्लस। ठीक है, ये याद कर लेना भाई। ठीक है, राजस्थान आपका अग्रणी राज्य है, इसके अंदर पूछा जा सकता है आपको। यहाँ पर देखो, पहला दे रखा है, इस योजना के घटक ए के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाती है। बिल्कुल राइट, सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना की जाती है। इस योजना के घटक बी के अंतर्गत 7.5 HP क्षमता के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। ठीक है, राजस्थान में इस योजना का संचालन ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, आपका ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है, तो तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत दिया जाने वाला राव जोधा सम्मान वर्ष 2025 हेतु किसे प्रदान किया गया। अभी मारवाड़ का जो रत्न पुरस्कार दिए गए हैं उसमें से राव जोधा का सम्मान 2025 हेतु किसे प्रदान किया गया, आपका डॉक्टर वंदना सिंह को, डॉक्टर प्रेम भंडारी को, लता कच्छावर को, या दीप सिंह भाटी को। तो 59 में राइट आंसर क्या जो है आपका प्रेम भंडारी को ये दिया गया। जो राव जोधा सम्मान वर्ष 2025 हेतु किसे प्रदान किया गया, आपका प्रेम भंडारी को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखो ये क्वेश्चन मैंने आज ही पूछा है करंट के अंदर, जून का एक करंट अफेयर है, वो तो आपको पता है। अंतर्राष्ट्रीय योग कब मनाया जाता है आपका, 21 जून को। ठीक है, और इसका अंत क्या आपका, थीम क्या थी, प्लास्टिक का अंत। वैश्विक थीम क्या थी आपकी, प्लास्टिक का अंत, याद रखना। राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया आपका
खुरी जैसलमेर, सम जैसलमेर, रामगढ़ जैसलमेर या केनोई जैसलमेर। तो कितना डीप क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये आपके खुरी जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर आपके खुरी जैसलमेर के अंदर ये आपका आयोजन किया गया था, राज्य स्तरीय समारोह। वहीं बात करें आपकी 11वें योग दिवस पर राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी आपकी, राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी आपकी, सौम्या गुर्जर। काफी बार करवा चुका हूं मैं, सौम्या गुर्जर थी, जो आपके जो जयपुर ग्रेटर निगम है उसी के आपकी महापौर रही है। सौम्या गुर्जर कौन है, महापौर। वहीं आपके जयपुर ग्रेटर निगम ने 30 घंटे लगातार अखंड योग करके अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और आपकी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों बुकों में अपना नाम दर्ज करा लिया। बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों बुक है, उन दोनों बुकों में अपना नाम दर्ज करवाया किसने, आपके जयपुर ग्रेटर निगम ने। पूछा जा सकता है। और राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी आपकी, सौम्या गुर्जर थी, याद रखना सौम्या गुर्जर। और राज्य स्तरीय समारोह के उद्घाटन किसने किया था, आपके सीएम। और सीएम कौन है अपने वर्तमान में, भजन लाल शर्मा जी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। पूर्णचंद गोदारा को किस कृति के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया आपका, किसके लिए किया गया भाई आपका, तू जाग मिनख के लिए। दूसरा दे रखा आपका अंतसरे आंगणे चीटी भर चांदनी फकीरू देखो फकीरू वन री पीरा, ये तो आपके किसको दिया गया आपका, देखो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया इस पुस्तक को दिया गया आपका बाल साहित्य पुरस्कार, याद करना। और जो ये बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, ये मिला आपका भोगीलाल पाटीदार को। किसको मिला, आपके भोगीलाल पाटीदार को। आज ही करवाया आपका, आज एमसीक्यू करवाया नहीं मैंने, जून माह के एमसीक्यू करवाया आज मैंने यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जून माह के एमसीक्यू करवाया, उसमें आज ये मैंने करवाया। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन क्या आपका, इसमें जो आपकी 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था, ये आपका आरपीसी ने अभी पूछा है पीछे क्वेश्चन। जो आपके बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, इसके लिए आपकी 3 सदस्यीय कमेटी यानी जूरी बनाई गई थी, उसमें कौन सा सदस्य शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। याद कर लेना, आज करवाया मैंने करंट अफेयर क्लास, 10 क्वेश्चन रोज करवा रहा हूँ, अभी शुरुआत ही की है, तो देख सकते हो आप, आपको अच्छा लगे तो देख सकते हो भाई। ये 2025 का जो बाल साहित्य पुरस्कार है ये दिया गया है। हम तो बात कर रहे थे आपके पूनमचंद गोदारा की, तो पूनमचंद गोदारा को मिला आपका अंतःश्रेय आंगणी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। कौन सा, बादशाह एवं साहित्य का अकादमी का युवा पुरस्कार 2025, थोड़ा सा याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। जून 2025 में चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स WSPS विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अपने रुद्राज खंडेलवाल का स्कोर क्या था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, रुद्राज खंडेलवाल का स्कोर क्या था, तो कितना था भाई आपका 236.1 अंक, 236.3 अंक, 263.3 अंक या 263.1 अंक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 236.3 अंक, 236.3 अंक, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 12 मार्च 2025 को वित्त व विनियोग विधेयक 2025-26 पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किस स्थान पर अमर शहीद हेमू कालानी स्मृति स्मारक व उद्यान निर्माण करवाए जाने की घोषणा की है आपका, मोखला पारीवर जैसलमेर के अंदर, गुएड़ा जैसलमेर में या सूरसागर जोधपुर में या जवाई बांध पाली के अंदर। तो 63 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सूरसागर जोधपुर के अंदर आपका ये बनाया जाएगा। आपका कौन सा पार्क आपका, याद कर लेना, उद्यान निर्माण और आपका शहीद हेमू कालानी स्मृति स्मारक, कहाँ पर, सूरसागर जोधपुर के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत राजस्थान के पहले भगवान देवनारायण कॉरिडोर की स्वीकृति प्रदान की गई। ये किस जिले में
प्रस्तावित है। तो भगवान गोल्डा जो देवनारायण है उसका जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है अभी, तो किस जिले में प्रस्तावित है? आपके अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, पाली में है या सवाई माधोपुर में? तो 64 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो देवनारायण भगवान का मंदिर कहाँ पर? आपका भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, अजमेर भी, अजमेर क्यों दिया? देखो ऑप्शन में अजमेर में क्यों दिया? आपका देवमाली, तो देवमाली गांव है जो संप्रदाय के लिए आपका सर्वश्रेष्ठ विलेज चुना गया था, वो आपके अजमेर के अंदर है। वर्तमान में आपका नया जिला बन चुका है ब्यावर, यानी ब्यावर के अंदर आने लगा है आपको देवमाली, आप वो भी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा नगरीय निकायों के पुनर्गठन व पुनर्सीमाकरण हेतु गठित मंत्रिमंडल उप समिति निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है? कौन सा सदस्य शामिल नहीं है? देखो, जल संसाधन मंत्री आपके सुरेश रावत साहब है। जल संसाधन मंत्री कौन आपके? सुरेश रावत साहब है, ये तो शामिल है, ये भी याद कर लेना। वन मंत्री कौन आपके? संजय शर्मा है। राजस्थान सरकार में वन मंत्री कौन आपके? संजय शर्मा, इनको भी शामिल किया गया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार को शामिल किया गया। आपका राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जी को इनमें शामिल नहीं किया गया। जो हेमंत मीणा है, इनको आपकी राजस्थान सरकार द्वारा नगरीय निकायों के जो पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का सदस्य नहीं बनाया गया। किनको? आपके राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अभिनव चौधरी का संबंध किस खेल से? अभिनव चौधरी का संबंध किस खेल से, ये में पूछा गया है। 10 मीटर पिस्टल शूटिंग से, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग से, 50 मीटर राइफल शूटिंग से, 10 मीटर राइफल शूटिंग से। तो 66 में राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका अभिनव चौधरी है, इनका संबंध आपका 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का। और वही बात करें आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, वो कहाँ पर होती है आपके? ये होती है आपके बिहार के अंदर। कहाँ पर होती है आपके? बिहार के अंदर ये होते हैं, ये याद कर लेना। ठीक है भाई दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों को जिम्मेदार डालना कौन सी रक्षा युक्ति है? ये आपके मनोविज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखो, आपका दमन है, प्रक्षेपण है, तादात्म्यकरण है, युक्तिकरण है। यानी स्वयं की असफलता, यानी हम खुद असफल हो रहे हैं। बात किसी कर रहा है? अपन खुद असफल हो रहे हैं, यानी कि हमारे से एग्जाम पास आउट नहीं हुई, तो ये हमारी असफलता है। लेकिन हम बाहरी कारकों को जिम्मेदार डालते हैं, मतलब अपने टीचरों को दोष देते हैं कि टीचर की कमी थी, हमारी कमी नहीं थी। तो ये कौन सी रक्षा युक्ति है? दमन तो क्या होता है? अपनी इच्छाओं को मूर्त, जो आपकी अमूर्त मन में दबाना होता है, ये तो नहीं होता। प्रक्षेपण यानी दूसरों पर थोपना। प्रक्षेपण क्या होता है आपका? या तादात्म्यकरण। अपना तादात्म्यकरण का मतलब क्या होता है? यदि किसी पे गुस्सा है तो दूसरे पे अपने जैसे गुस्सा आया और घर जाके कोई खेल खेलने लगे, उसमें उसको बोलते हैं तादात्म्यकरण। ठीक है, तो ये आपकी एक युक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपकी? युक्तिकरण। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों को जिम्मेदार डालना कौन सी रक्षा युक्ति आपकी? युक्तिकरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का। 68 देखिए आपका, आइजेंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में सांवेगिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा सामाजिकता का अभाव होता है, कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपका? सामाजिकता का अभाव होता है, इच्छा शक्ति भी बहुत ही कमजोर होती है और सांवेगिक नियंत्रण कम होता है, तो क्या कहलाता है वह व्यक्ति? तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा आपका मनोविकृत व्यक्तित्व है। जिसका मनोविकृत व्यक्तित्व हो, यानी ये तो कैसा होगा आपका? मनोविकृत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कैसा होता है आपका? अधिक आक्रामकता होती है इनमें, अत्यधिक आक्रामकता होती है इनमें। ठीक है, ठंडापन भी होता है, गैर सहानुभूति होती है, सामाजिकता में कमी होती है। जो आपके मनोविकृत है व्यक्तित्व, उनमें कैसी होती है आपकी? सामाजिकता में कमी होती है। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये सामाजिकता में कमी तो होती है लेकिन अत्यधिक आक्रामक होता है। लेकिन इच्छा शक्ति देखो, सामाजिक नियंत्रण दे रखा है, इसका कोई वर्ड नहीं है इसमें, तो ये तो नहीं होगा आपका। इच्छा शक्ति और आपका सामाजिक नियंत्रण पर कोई नहीं है आपके मनोविकृत में, ये नहीं होगा आपका। यहाँ पर देखो, स्नायु व्यक्तित्व है आपका। स्नायु व्यक्तित्व में बात करें, इसमें क्या होता है आपका? जो भावनात्मक अस्थिरता पाई जाती है जिसका व्यक्तित्व में, कैसे आपकी? भावनात्मक अस्थिरता या कम सामाजिक नियंत्रण होता है आपका। अत्यधिक चिंता करता है, जैसे अपन करते हैं आपकी कि पेपर कैसा होगा? अत्यधिक चिंता। ठीक है, न्यून इच्छा शक्ति हो, इच्छा शक्ति कैसे हो? कमजोर हो। तो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें आएगा आपका न्यून इच्छा शक्ति का मतलब हो गया आपका इच्छा शक्ति कमजोर होती है, न्यून इच्छा शक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइजेंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में सामाजिक नियंत्रण की कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है, सामाजिक का भाव कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? स्नायु विकृत व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, अंतर्मुखी तो जानते हो आप, अंतर्मुखी के कौन सा बालक होता है? जो सामाजिकता का भाव से जुड़ा हो, जिसमें सामाजिक का भाव तो नहीं पाया जाता, पर इसमें इच्छा शक्ति और सामाजिक नियंत्रण कमी नहीं होती है।
ठीक है। अंतर्मुखी बालक में होती है क्या, देखिए क्या व्यक्तित्व वाला खुद ही खुद सोचता रहता है अंदर अंदर। उभयमुखी व्यक्ति यानी उभयमुखी कौन सा होता है आपका, जिसमें अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों व्यक्तित्व का गुण होता है। उभयमुखी कौन सा होता है आपका, जिसमें अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों व्यक्तित्व का गुण होता है। ठीक है, तो ये विकल्प भी नहीं हो सकता कि दोनों गुण है, तो इसमें जरूरी नहीं कि इच्छा शक्ति कम हो, नियंत्रण सामग्री नियंत्रण कम हो। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका स्नायु विकृत व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। संवेगात्मक बुद्धि का गठन जिसमें व्यक्ति दूसरों के अभिप्रेरण एवं संवेगों को समझता है तथा उनकी पर्याप्त पहचान करता है कहलाता है। संबंधों को संचालित करना, परानुभूति, सहभागिता एवं सहयोग, आत्म अभिप्रेरणा क्या कहलाता है भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका परानुभूति, ऑप्शन नंबर 2। संवेगात्मक बुद्धि का घटक जिसमें व्यक्ति दूसरों के अभिप्रेरण एवं संयोगों को समझता है तथा उनकी पर्याप्त पहचान करता है कहलाता है आपका परानुभूति कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोध परीक्षण TAT है। तो आपका व्यक्तित्व मापन का जो आत्मबोधन जो परीक्षण है TAT वो क्या है भाई आपका, सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि जो आपका TAT है इसका प्रतिपादन किसने किया था, वो किया था आपके मूरे और मॉर्गन ने। मूरे एंड मॉर्गन थे जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। कौन सा आपका आत्मबोध परीक्षण का, किसका आत्मबोध परीक्षण का। वो क्या थे आपके एक आत्म तकनीक थी, वस्तुनिष्ठ तकनीक है या व्यक्तिपरक तकनीक है या प्रक्षेपण तकनीक है, कौन सी है भाई आपका राइट आंसर बताओ आपका कौन सा हो जाएगा आपका प्रेक्षेपण तकनीक, कौन सी आपकी प्रेक्षेपण तकनीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल कार्ड कितने थे आपके, कार्ड की बात करें तो टोटल कार्ड थे आपके 31। ठीक है, एक खाली था। ठीक है, एक खाली कार्ड था, याद कर लेना। 10-10 कार्ड दिए जाते थे शुरू में प्रयोग के ऊपर, सब समझाएगा आपको, बहुत ही आपको अच्छे से समझाया गया है आपको माइनर टेस्ट के अंदर ही आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अभिप्रेय का उदाहरण है। प्राथमिक अभिप्रेय का उदाहरण कौन सा है भाई आपका, तो बताओ। शक्ति है, उपलब्धि है, भूख है या अनुमोदन है। तो 11 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपकी भूख। भूख क्या आपकी, अरे भूख प्यास ये सभी आपकी प्राथमिक में आता है आपका। भूख आ जाए, आपकी प्यास आ जाए, तो ये आपकी प्राथमिक अभिप्राय का उदाहरण ही है दोनों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजीएस का नियम याद है ना आपका, कर सकते हो आप इसको। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखो उच्च उपलब्धि अभिप्राय वाले व्यक्ति साधारण कठिनाई वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। उच्च उपलब्धि अभिप्राय वाले व्यक्ति वो कार्य अधिक करते हैं जिसमें आधार पर उनकी तुलना अन्य व्यक्तियों के साथ की जा सके। उच्च उपलब्धि अभिप्राय वाले व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर को उच्च रखते हैं। नीचे दिए गए कोट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक है, 1 2 3 है, 2 या 3 है, केवल 3 सही है। तो बेहतर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेहतर का राइट आंसर हो जाएगा तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। जो उच्च उपलब्धि अभिप्राय वाले व्यक्ति साधारण कठिनाई वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। उच्च उपलब्धि अभिप्राय वाले व्यक्ति जो कार्य अधिक करते हैं जिसमें के आधार पर उनकी तुलना अन्य व्यक्तियों के साथ की जा सकती है। उच्च उपलब्धि अभिप्राय वाले व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर पर को उच्च रखते हैं। तो तीनों कथन आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेहतर का। EL ठांडाई के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार है। तो ठांडाई ने अपने कौन सी बुद्धि दी थी, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। तो जो आपके EL ठांडाई है इन्होंने बुद्धि को कितने भागों में बांटा था, बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। याद है ना, मैंने माइनर टेस्ट में आपको समझाया था कि बुद्धि को 3 भागों में आपके ठांडाई ने बांटा था। तो जिसमें पहली बुद्धि थी आपकी कौन सी, आपकी पहली बुद्धि कौन सी थी आपकी अमूर्त बुद्धि। कौन सी थी आपकी अमूर्त बुद्धि आ जाए, तो अमूर्त बुद्धि आपकी ठांडाई के द्वारा बांटी गई थी। ठीक है, दूसरी बुद्धि मैंने बताई थी आपको सामाजिक बुद्धि। कौन सी आपकी सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तीसरी बुद्धि मैंने बताई थी, कौन सी बताई थी, यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि। आप देखो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि EL ठांडाई के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार है। तो यहाँ पर देखो अमूर्त बुद्धि दे रखा है, ये रहा अपना अमूर्त बुद्धि, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो आपका भाषाई बुद्धि, संगीतक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तो ये आपके बहुबुद्धि सिद्धांत का है। कौन सी आपके बहुबुद्धि सिद्धांत, जो आपके बहुबुद्धि सिद्धांत है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था आपके, बहुबुद्धि सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था भाई, आपको याद है क्या, हावर्ड गार्डनर। जानते हो आपका हावर्ड गार्डनर। ठीक है, ये दिया था इन्होंने। और हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के प्रकार आपकी भाषाई बुद्धि, संगीतक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 73 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76।
यहाँ पर बात करते हैं तो 74 क्या दिया हुआ हमें, सबसे पहले तो याद होना चाहिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की जानी चाहिए। संवर्धित कार्यक्रम, तो संवर्धित कार्यक्रम यानी जो आपके आगे की सोच सकता है, यानी जो अनेक अन्य पाठों को कनेक्ट कर सकता है। मैंने जब आपको माइनर टेस्ट करवाया था तब करवाया था कि जो आपके संवर्धित कार्यक्रम है उनके लिए लागू किया जाता है, जो क्या करते हैं आपके, क्या करते हैं भाई, आगे की सोच सकते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी संवर्धित बुद्धि कार्यक्रम ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए को कक्षा में गणित पढ़ रहा है, ठीक है, वह बच्चा गणित को विज्ञान से कनेक्ट करता है, विज्ञान से कनेक्ट करता है, उन चीज़ों को समझ सकता है, यानी क्लास से भी आगे की सोचता है, आगे की सोचता है, आगे की सोचता है। अच्छे से समझाएगा आपको, आपने याद आ गया होगा यदि मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ। तो जिन्होंने क्लास देखी है पीछे की मैंने टेस्ट की, तो उन्होंने अच्छे से मैंने आपको ये समझाया था कि जो आगे की सोचता है, और आगे की कौन सोच सकता है, जो प्रतिभाशाली बालक होता है। कौन होता है आपका, प्रतिभाशाली बालक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिसमें अपनी जो समझ से भी आगे की सोच लेता है कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जो बच्चा पढ़ता है तो एग्जाम्पल मान लीजिए किसी विज्ञान का एग्जाम्पल रहा है, और विज्ञान में के एग्जाम्पल को वो गणित के तरीके से पढ़ा रहा है, यानी गणित को उसमें कनेक्ट कर रहा है, तो वो बच्चा कैसा है आपका, जैसे आप अधिगम को याद करते हो, ये जैसे अधिगम को याद किया तो मान लीजिए आपने देखा कि अधिगम के जो सोपानी के सिद्धांत दिए थे किसने दिए थे आपके, तो ऐसे आपको याद हो गया। फिर ये जोड़ा अधिगम को उसने विकास के क्षेत्र में किस प्रकार से सोचा कि हमने विकास पढ़ा था, तो अधिगम विकास के क्षेत्र में इस प्रकार से काम आता है। तो ऐसा कौन सोच सकता है, एक प्रतिभाशाली बालक सोच सकता है। ऐसा मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया होगा, यदि आपको याद है तो मैंने अच्छे से आपको ये चीज़ें समझाई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। मिनीसोटा देशिक संबंध परीक्षण क्या मापता है। अभी याद होना चाहिए आपका, जो मिनीसोटा है आपका देशिक संबंध परीक्षण अभिवर्ती को मापता है, अभिरुचि को मापता है, आत्म संपर्क को मापता है, या अभिक्षमता को मापता है। तो मैंने बताया था अभिरुचि को, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अभिक्षमता को किसको मापता है, आपके अभिक्षमता को मापता है। मिनीसोटा जो आपका देशिक संबंध परीक्षण है वो क्या मापता है, आपके अभिक्षमता को मापता है। किसको मापता है, आपके अभिक्षमता को मापता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्थानिक संबंधों को समझ सकता है आपका, मुख्य रूप से जुड़ा हुआ कार्य जो वस्तुओं की स्थिति, दिशा और आकृति को सटीक अनुमान जरूरी होता है, वो सभी को जोड़ता है आपके अभिक्षमता को करता है। परीक्षण को मापता है जैसे हाथ और आंख का समन्वय, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को समझना, मशीनों और तकनीक उपकरणों के काम करने की क्षमता को मापना। अभिक्षमता ही आपका किसी वस्तु को स्थानिक रूप से स्थानांतरित या घुमाने की मानसिक क्षमता को मापना। ये परीक्षण मापता है कौन, आपका मिनीसोटा देशिक संबंध, ठीक है। तो ये किससे संबंधित, आपकी उस व्यक्तित्व की अभिक्षमता से संबंधित है, ठीक है। अभिवर्ती दे रखा है पहला ऑप्शन, ये भावनात्मक मानसिक झुकाव से जुड़ा होता है। जो अभी अभिवर्ती है वो भावनात्मक और मानसिक झुकाव से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है आपका, भावनात्मक और वह मानसिक झुकाव से ये जुड़ा होता है आपका। दूसरा दे रखा है आपका अभिरुचि, ये किसी विशेष क्षेत्र के प्रति रुचि को मापता है। अभी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र की रुचि को, जैसे आपकी किसी दोस्त की रुचि है, किसी को मूवी देखने की रुचि है, किसी को पढ़ने में अच्छी लगती है, किसी दोस्त को आपको मैथ अच्छी लगती है, किसी दोस्त को जीके अच्छा लगता है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को बायोलॉजी अच्छी लगती है। तो अपने अपने रुचि है, देखा जाता है विशेष क्षेत्र को रुचि को मापता है कौन सा, आपका अभिरुचि। आत्म संपर्क दे रखा है, आत्म संपर्क ये आत्म छवि या आत्म अवधारणा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, आपका आत्म अवधारणा से जुड़ा होता है, आत्म अवधारणा से जुड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 का में राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। मैंने ऑप्शन नंबर 2 बता दिया गलती से, क्योंकि मेरी नज़र ऊपर वाले क्वेश्चन पर चली गई। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापक बच्चों को विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है। बुद्धि परीक्षण, संचित अभिलेख पत्र, उपलब्धि परीक्षण, नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का मैं चयन करना था, तो सही उत्तर कौन से हो जाएंगे, आपके तीनों हो जाएंगे। देखिए, जो व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है। बुद्धि परीक्षण, संचित अभिलेख पत्र, उपलब्धि परीक्षण, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे देखो बुद्धि परीक्षण से भी किया जाता है, आपका संचित अभिलेख पत्र से भी किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण से किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। शेल्डन का वर्गीकरण देखा था हमने, क्रेसमर का वर्गीकरण देखा था, अच्छे से आपको समझाया था। सभी तीनों आपकी अंतर्मुखी बहिर्मुखी सभी व्यक्तित्व है। तो शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है, प्रकार मिलनसार या बहिर्मुखी या स्नेही है। तो इन्होंने प्रकार दिए थे आपके, देखो एक्टोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एथलेटिक।
तो आपके उनमें क्या पूछा है कि बहिर्मुखी हो एवं स्नेही हो, मिलनसार हो, एक ही व्यक्तित्व की विशेषता बताई थी मैंने, एंडोमॉर्फिक की बताई थी। किसकी बताई थी? एंडोमॉर्फिक की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र में। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? जैसा कि डेविड आशुवेल द्वारा प्रत्याशित किया गया है। देखो, डेविड आशुवेल के मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया आपको, मैंने टेस्ट के अंदर एक ही क्वेश्चन करवाया था। मैंने ये भी कहा था वहां पर, आपको याद हो, क्योंकि एक ही व्यक्ति का जो आपका क्वेश्चन नहीं आया, जो वो है आपका डेविड आशुवेल, और उसके 2 क्वेश्चन बाद में वो क्वेश्चन दिया था कलाम ने, उसी क्वेश्चन पेपर के अंदर लास्ट के क्वेश्चन के अंदर आया था वो डेविड आशुवेल, और मैंने कहा था लो देखो, जिसका मुझे इंतजार था वो आ गया अपना डेविड आशुवेल। तो मैंने वहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे समझाया था आपको कि निम्नलिखित में कौन सा एक घटक अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आशुवेल द्वारा प्रत्याशित किया गया। तो संज्ञानात्मक आग्रह बताया था, या आत्मसंवर्धन बताया था, या संबंधन बताया था, या प्यार और अपनापन बताया था। तो 78 में राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यार और अपनापन है, जो आपके घटक है, जो आपके डेविड आशुवेल द्वारा प्रत्याशित किया गया है, आशुवेल द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, याद कर लेना वापिस से। डेविड आशुवेल का एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, आप जानते हो आपका। इसका तो आपकी उपलब्धि अभिप्रेरणा के 3 प्रमुख घटक बताए थे इन्होंने। कितने घटक बताए थे? पूरे उपलब्धि अभिप्रेरणा के 3 घटक बताए थे। दोबारा बता देता हूँ, देखो, उपलब्धि अभिप्रेरणा कितने घटक बताए थे भाई? 3 घटक बताए थे, 3 घटक। ठीक है, जिनमें कौन से थे आपके? संज्ञानात्मक आग्रह, आत्मसंवर्धन और संबंधन थे, लेकिन प्यार और अपनापन नहीं था। ठीक है, याद हो गया ना? फिर से मैंने आपको रिपीट करवा दिया, क्योंकि पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया गया। देखो 79, बाकर मेहंदी परीक्षण। तो बाकर मेहंदी परीक्षण को आप याद कर लेना, ये बात से संबंधित थे, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार आता भी आपका। निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सम्मिलित है? कौन सा परीक्षण सम्मिलित है, ये मैं बताना है 79 के अंदर। तो देखो, नवीन संबंध परीक्षण आपका इसमें सम्मिलित है। ठीक है, रेखा आकृति पूर्ति से परीक्षण इसमें सम्मिलित नहीं है आपका। परिणाम परीक्षण सम्मिलित है। अप्रचलित उपयोग परीक्षण भी आपका सम्मिलित है। सही उत्तर का चयन किए नीचे दिए कोड का उपयोग करिए। तो 1, 3 और 4 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बाकर मेहंदी का प्रयोग आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवर्ती का एक घटक नहीं है? अभिवर्ती का एक घटक नहीं है। देखो, भावनात्मक घटक, संज्ञानात्मक घटक, लंबात्मक घटक या व्यवहारात्मक घटक। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? आई लंबात्मक घटक नहीं है ना। देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको माइनर टेस्ट में, मैंने बताया था कि आपको त्रिघटक मॉडल बताया था। कौन सा बताया था मैंने? त्रिघटक मॉडल बताया था आपको। और त्रिघटक मॉडल में 3 थे आपके सम्मिलित। कौन कौन से थे आपके? भावनात्मक घटक थे आपके, व्यवहारात्मक घटक इसमें सम्मिलित था, और व्यवहारात्मक घटक और आपका संज्ञानात्मक घटक। आपका लंबात्मक घटक इसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है, अभिवर्ती मॉडल में नहीं था ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक केस देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है भाई, कैसे में ये पूछा गया हमें, कौन सी नहीं है? तो देखो, पहला दे रखा आपका सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं, यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। बिल्कुल, सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं नहीं, व्यापक मात्रा में प्रश्न पूछते हैं। प्रतिभाशाली बालक सीमित में थोड़ी पूछेगा, तो यही नहीं है आपकी। ठीक है, प्रतिभाशाली की विशेषता। बाकी देखो, जागरूक है, सूक्ष्म अवलोकन करने वाले, शीघ्र प्रत्युत्तर देने वाले होते हैं। बिल्कुल राइट। द्रुत गति एवं सरलता से सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं। कठिन मानसिक कार्यों को लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। प्रतिभाशाली वाले कठिन मानसिक कार्यों को कर लेते हैं। द्रुत गति यानी तेजी से व सरलता से सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं। जागरूकता, सूक्ष्म अवलोकन वाले, शीघ्र प्रत्युत्तर देने वाले होते हैं, जल्दी उत्तर दे देते हैं। ठीक है, जैसे पेपर हम तो, जैसे आप टेस्ट देते हो, आप टेस्ट में आप देखते हो कि कुछ बच्चे बहुत फास्ट कर देते हैं, तो वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जगह इसका? एक है, वो इसकी सही विशेषता नहीं है। 82 देखिए आपका, सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। सचिन है जो विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, और दमखाने और मजाक उड़ाने के कर्तव्य में भी शामिल होता है। तो विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, यानी को टेबल वेबल तोड़ दी होगी, और दमखाने और मजाक उड़ाने का कर्तव्य भी करता है, यानी धमकाता भी है अपने दोस्तों को, यानी सहपाठी यानी क्लास को धमकाता भी है, और मजाक भी उड़ाता है उनका। उसके कर्तव्य को किस प्रकार के आपराधिक कर्तव्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? भागने की प्रवृत्ति, भागने वाला थोड़ी है जो मजाक उड़ाएगा। ठीक है, तो आक्रामक हो जाएगा। किस कौन सी प्रवृत्ति को दर्शा रहा है आपका? आक्रामक, यानी वो उसको मार सकता है, चाटे लगा सकता है। ठीक है, थप्पड़ मार सकता है, ऐसी प्रवृत्ति का है। यदि जो मजाक कर रहा है, उड़ाने वाला, दमखा रहा है, तो वो भागने वाला तो नहीं होगा। ठीक है, जालसाजी वाला भी नहीं होगा, सामने सामने मारता है। ठीक है, सामने करता है, तो अधिग्रहण की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। तो बच्चा कौन सा आपका? आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 2। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, आपका ये सिद्धांत मैंने सभी बताया आपको, मैंने टेस्ट में सभी करवाया कि नहीं करवाया, कमेंट में बताओ तो सही भाई।
सभी मैंने करवाया। देखो आपको द्विकारक सिद्धांत मैंने बताया था, एक्सपेरिमेंट को रट लेना द्विकारक सिद्धांत में। तो देखो पहला 4 में है तो पहला 4 3 में है, इसमें नहीं है तो इसको कैंसिल करो। बुद्धि का सोपानिकी मॉडल है, बुद्धि का जो सोपानिकी मॉडल है वो किसने दिया था? वर्नोन ने दिया था। किसने दिया था? आपके वर्नोन ने। तो 2 आएगा तो देखो इसमें 2 है, इसमें 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत आप सभी को याद है क्या? किसने दिया था? आपकी बहुकारक सिद्धांत आपकी थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था भाई? आपके थॉर्नडाइक ने दिया था ना, अभी अभी देखा था हमने। बुद्धि प्रतिमान की संरचना अपने गिलफोर्ड ने दी थी। किसने? आपके गिलफोर्ड ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 83 का। 84 देखिए आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची दे रखा है हमें, देखो 16 व्यक्ति कारक हमने देखा था आरबी केटल, 16 व्यक्तित्व कारक है वो आरबी केटल का है। तो पहला तो किसमें आएगा आपका? किसमें आ जाएगा आपका? 2 में। मिनीसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी परीक्षण किसने दिया था? मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन पीछे, आपके मॉर्गन एंड मोरे ने। किसने? आपके मॉर्गन एंड मोरे ने। ठीक है, सॉरी, प्रासंगिक अंतर्बोध उपला है टीएटी। ठीक है, बी दिया था किसने? आपके मॉर्गन एंड मोरे ने। बालकों के लिए अंतर्बोध परीक्षण, बालकों की बात करें तो बालकों के लिए अंतर्बोध परीक्षण है वो आपका सीएटी है, वो दिया था आपके किसने? लियोपोल्ड बेलाक ने। और बच गया कौन सा आपका? मैकेले और अथवे ने। कौन सा आएगा आपका? मिनीसोटा मल्टीफे व्यक्तित्व सूची। तो राइट आंसर देखो क्या जगह इसका? राइट आंसर हो जाएगा पहला किसमें आपका? 2 में, पहला 2 के अंदर है। दूसरा किसमें आपका? प्रासंगिक अंतर्बोध आपका टीएटी परीक्षण, टीएटी किसमें आ रहा है आपका? 4 में, तो दूसरा 4 में आएगा। तीसरा देखो आपका किसमें आ रहा है आपका? बालकों का अंतर्बोध यानी सीएटी, वो आपके लियोपोल्ड 3 में आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर देखो लास्ट कौन सा बच गया आपका? डी बच गया, वो पहले में आएगा, डी पहले में आएगा। ये कोट आपका देखो, आपका लास्ट देखते हैं आपका क्या है था आपका? 2 4 3 1, 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। रुचि गुप्त अव्यक्त अवधान और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध को संबंधित ये कथन दिया, मैकडूगल ने दिया, ड्रेवर ने दिया, क्रो ने दिया या रोस ने दिया। तो 85 में राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 1, मैकडूगल ने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में नहीं है? अब देखो थर्स्टन ने आपकी मानसिक क्षमता की मैं दिया था, प्रतिपादित मूल दिए थे, उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्मृति नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, शाब्दिक नहीं है, गणितीय नहीं है। तो कौन सी सम्मिलित नहीं है आपकी? व्यवहारिक सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन का प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी विद्या कौन कौन सी है भाई? आपकी 27 बताओ, आप बता सकते हो आसानी से। वाक्य पूर्ति आपकी प्रक्षेपी विधि है। कैसी आपकी? प्रक्षेपी विधि है। समाज मिति प्रक्षेपी विधि नहीं है। शब्द शास्त्री आपकी प्रक्षेपी विधि है। क्रम निर्धारण मापनी आपकी प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो सही कोड का बात करें तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। आलपोर्ट की परिभाषा आपने सुनी होगी, ठीक है। कैसा आपका गत्यात्मक संगठन है? बार बार ये परिभाषा पूछी जाती है कि व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है, किसकी परिभाषा थी? तो आलपोर्ट की। सामाजिक तंत्र का, मनोदैहिक या मनोवैज्ञानिक तंत्र का, दैहिक तंत्र का? तो मनोदैहिक, ये पढ़ा होगा, परिभाषा के अंदर आता है, इसकी परिभाषा पढ़ते हो आलपोर्ट की, उसमें ये आपका मनोदैहिक तंत्र का व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है, ये इनकी परिभाषा है और परिभाषा का ये क्वेश्चन बनाया गया है। आलपोर्ट की जो परिभाषा है ना, परिभाषा से ये क्वेश्चन बनाया गया है, याद करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की विमाओं और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? ठीक है, सही मिलान नहीं है भाई। देखो पहले तो याद होना चाहिए, जो गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड का सिद्धांत कौन सा आपका? त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा नहीं है आपका? विषय वस्तु है वो प्रतीक है, विषय वस्तु क्या आपका? प्रतीक है, बिल्कुल राइट। संक्रिया मूल्यांकन है, लेकिन उत्पाद आपका अर्थगत नहीं है, संक्रिया संज्ञान है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें जो अर्थगत है शायद विषय वस्तु का तत्व होना चाहिए। किसका? आपका विषय वस्तु का तत्व होना चाहिए आपका अर्थगत। जैसा मुझे याद आ रहा है आपका सिम्बोलिक, जो आपका सेमेंटिक है, आपका सेमेंटिक है, तो सेमेंटिक, हाँ सेमेंटिक ही आपका अर्थ। इंग्लिश देख लीजिए इसका, ठीक है। अर्थात्मक है, जो बुक में आपका एनसीईआरटी में, वहाँ पर दिया हुआ आपका अर्थात्मक। क्या दिया हुआ आपका? अर्थात्मक। यानी यहाँ पर देखो अर्थगत दिया हुआ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर देखो सेमेंटिक आपकी इंग्लिश में सही स्पेलिंग दी हुई है। या आपके तत्व सम्मिलित आपके विषय वस्तु का। किसका सम्मिलित है? आपका विषय वस्तु का। उत्पाद में तो आपके यूनिट आता है, जैसे यूनिट आ सकता है आपका, सॉरी उत्पाद में देखो, उत्पाद में क्या आ सकता है आपका? यूनिट आ सकता है, यूनिट यानी इकाई, ठीक है। क्लास आ सकता है, अपनी जो क्लास है, जैसे अपनी क्लास आ जाती है, ठीक है। संबंध आ सकता है आपका, रिलेशन, आपका रिलेशन कैसा, आपका संबंध कैसा है, ये भी किसमें आएगा? आपका उत्पाद के अंदर आएगा। उत्पाद के तत्व है सभी,
मैं जो बता रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है, ठीक है, इम्प्लीकेशन भी आ सकता है। जैसे एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा इंग्लिश में दिया हुआ है, उनका हिंदी में बना लेना आपका। निहितार्थ तक आता हुआ है, कौन सा आता हुआ है, हिंदी में याद कर लेना थोड़ा, निहितार्थ, ऐसे याद कर लेना थोड़ा सा। तो ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं है, आपके त्रिआयामी सिद्धांत में ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 देखते देखो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण कौन सा आपका, आर्मी बीटा परीक्षण, रेवेंशियो प्रोसेसिव मेट्रिसेज सेज परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, या वेस्लर बे वैल्यू बुद्धि परीक्षण। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरक की विशेषता नहीं है। प्राथमिक अभिप्रेरक की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है आपकी, देखो अंतर्जात भी होता है आपका, ठीक है, सार्वभौमिक भी होता है, जन्मजात भी होता है, लेकिन अर्जित नहीं होता। अर्जित आपके प्राथमिक अभिप्रेरक नहीं होते हैं, ठीक है, अर्जित प्राथमिक अभिप्रेरक नहीं होते हैं। प्राथमिक जैसे आप जानते हो प्यास भूख, प्यास भूख, ये है, ये प्राथमिक अभिप्रेरक के अंदर आती है। मैंने अच्छे से समझा था, एग्जाम्पल दे दे के समझा था इन चीज़ों को, तो ये आपकी अर्जित नहीं हो सकती, अर्जित नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर क्या जगह आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका विशेषता नहीं है। अरे भूख को अर्जित करते हो क्या, भूख तो जन्मजात होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। अभिप्रेरणा तो चक्र से संबंधित कौन सा तत्व नहीं है, तो देखो सीधे फैक्ट है, अंतर्नोद था, आवश्यकता था, प्रोत्साहन था, लेकिन संवेग नहीं है। कौन सा नहीं है आपका, संवेग नहीं है, ये याद कर लेना। अभिप्रेरणा तत्व तीनों तत्व, इसका क्रम पूछा जाता है भाई, क्रम पूछा जाता है। कौन कौन से तत्व आते हैं आपके अभिप्रेरणा चक्र में। तत्वों की बात करें तो आपका आवश्यकता आता है, नीड आता है, ठीक है, आवश्यकता हो गई, नीड एक नंबर पर आता है। फिर आपका ड्राइव आता है, आपका ड्राइव आता है, अंतर्नोद, ड्राइव को क्या बोलते हैं आपके, अंतर्नोद आता है, ठीक है। फिर क्या आती है आपकी प्रेरणा आती है, कौन सी आती है आपकी, प्रेरणा, प्रेरणा आ जाएगा आपका, या प्रोत्साहन आ सकता है आपका, इनिशिएटिव, कौन सा आएगा आपका, इनिशिएटिव, ठीक है। फिर आएगा आपका लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण, गोल, फिर आपका उपलब्धि आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद करना है भाई, इसका क्रम पूछा जाता है बार बार। ऑप्शन नंबर 3 आपका संवेग इसमें सम्मिलित नहीं है। एक बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की है, खेलों में रुचि औसत स्तर की है, तथा सृजनात्मकता निम्न स्तर की है। तो उदाहरण है, कौन से बालक का उदाहरण है आपका, अपेक्षित व्यक्तित्व विभिन्नताओं का, अंतर्व्यक्ति विभिन्नताओं का, अंतर व्यक्ति विभिन्नताओं का, या सामान्य व्यक्ति की विभिन्नताओं का। तो 93 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अंतर व्यक्ति विभिन्नताओं का, यानी उसकी खुद की अंदर की व्यक्तित्व है, अंतर व्यक्ति से विभिन्नता है कि उसकी गणित में उपलब्धि उच्च है, आपकी खेलों में औसत है, और सृजनात्मकता में निम्न है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। कौन सा कथन अभिवर्ती के संबंध में सही नहीं है। अभिवर्ती के संबंध में कौन सा कथन सही है। अभिवर्ती व्यक्ति वस्तु अथवा घटना के प्रति अनुक्रिया की मानसिक तत्परता है, बिल्कुल राइट। अभिवर्ती यो में अभिप्रेरणात्मक विशेषता पाई जाती है, बिल्कुल राइट। अभिवर्ती अंतर्जात होती है, अंतर्जात नहीं होती भाई। अभिवर्ती कैसी होती है आपकी, अर्जित होती है। कैसी होती है आपकी, अर्जित, अर्जित करना पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा, जन्मजात नहीं होती। तो ये आपको गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अभिवर्ती में संज्ञानात्मक भावनात्मक व्यवहार घटक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही नहीं है। 95 देखो, आत्म प्रत्येक से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन व अभिवर्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन थे, गेल सामडस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी गिब्स। तो कौन थे भाई, 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि के तत्व नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व नहीं है, कौन से नहीं है भाई आपकी, उद्यमी सामर्थ्यता, आत्माभिप्रेरणा, प्रानुभूति, संवेगों का दमन। तो कौन सा नहीं है आपकी संवेगात्मक बुद्धि के तत्व है, बताओ भाई 96 में। तो आपका एक तो कौन सा नहीं है आपका, संवेगों का दमन नहीं है, और आपके उद्यमी सामर्थ्यता नहीं है, बाकी आत्माभिप्रेरणा है, प्रानुभूति भी है। तो 1 और 4 देखो कौन सी में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। वातावरण एवं वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्ति के वास्तविक अथवा संभावित व्यवहार प्रतिमानों का योग ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी थी, जेबी वार्स ने दी थी, स्किनर ने, आइजेंक ने, या मूरे ने। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आइजेंक की परिभाषा है, और काफी बार आपकी सेकंड ग्रेड में रिपीट हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं 98। अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की उत्सुकता, जिज्ञासा, खोजी प्रवृत्ति अभिप्रेरणा के पीछे मुख्य कारक है। शरीर क्रिया सिद्धांत, निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत है भाई आपका, 98 राइट आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार समूह बल अपराधियों में सामान्य
तह नहीं देखा गया है। बेचैन, आवेगी, क्रोधी व सहपाठियों को धमकाने वाले, उद्दंड व अस्थिरता, आंतरिक रूप से नियंत्रण। 99 राइट आंसर जगह पर आंतरिक रूप से नियंत्रण। सो देखो, व्यक्तित्व विभिन्नता के संदर्भ में असत्य कथन की चली। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिक एवं कारक हो सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में प्रतिमानता देखने को मिलती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं का वक्र एक और झुका होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, न तो ए न सी बी, दोनों ही आपका असत्य नहीं है, दोनों सही है आपका। कैसे आपके दोनों ही सही है। तो हमें पूछा असत्य कथन, दोनों ही आपके असत्य कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके मेजर टेस्ट 3 का एनालिसिस हमने करने की कोशिश की है। मेजर टेस्ट 3 में जो आपका पार्ट सेकंड है, इसमें ज़्यादातर फैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा पूछे गए, और बाकी सभी क्वेश्चन मैंने आपको सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस वाक्य माइनर टेस्ट 9, 10 और 11 के अंदर करवाए हैं। मनोविज्ञान का आप देख सकते हो, उन्हीं से डिपेंडेंट क्वेश्चन थे, लगभग क्वेश्चन थे जो, और उन्हीं के आधार पर आपको आगे पूछे गए, यानी उनके आसपास के क्वेश्चन। और आपके ज़्यादातर क्वेश्चन थे आपके जो अभी फर्स्ट ग्रेड का जो मनोविज्ञान का पेपर हुआ है उससे संबंधित थे कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपके जो संस्कृत विभाग वाला पेपर हुआ था उससे संबंधित थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी आपके पूछे जा चुके हैं आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, और सी टेट के क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन। तो ये आपके क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और डायरेक्ट सीधे आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, यानी हाई लेवल वाले क्वेश्चन थे आपकी साइकोलॉजी का, क्योंकि ये दोस्त कह रहा था कि साइकोलॉजी थोड़ा टफ आई थी, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, समझना होगा। एमसीक्यू आपको निकालने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको निकालने होंगे, तब जाके आप अपनी जो स्थिति है उसको सुधार सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपकी स्थिति बहुत खराब है, मैंने देखा है। टेलीग्राम पर भी मैं देखता रहता हूँ, क्वेश्चन डालता रहता हूँ, एक ही क्वेश्चन डालता रहता हूँ रोज, तो वहाँ पर भी आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसको समझना होगा। बाकी देखो, हम सभी कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी करेंगे। और फाइनल टेस्ट मैंने बता दिया, फाइनल टेस्ट में हम बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। प्रत्येक मतलब पूरा सिलेबस अपना कवर करने की कोशिश करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे उतना इंपॉर्टेंट होंगे, उतने सभी क्वेश्चनों को हम करने की कोशिश जरूर करेंगे इसके अंदर, बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर करवाया। फर्स्ट ग्रेड के जो फाइनल टेस्ट हुए थे 6, 7, 8, 9 करवाए मैंने शायद, क्योंकि 4 तो मैंने संकल्प के करवाए, संकल्प क्लासेज बाड़मेर वालों की क्वेश्चन पेपर करवाए, बाकी 4 आपके कलाम के और एक फाइनल प्री, यानी 9 टेस्ट लगभग 9 या 7 या 9 करवाए मैंने। बहुत ही शानदार तरीके से पूरा सिलेबस रिविजन करवा दिया था उसी टेस्टों के अंदर, तो उसी प्रकार से आपके करवाएंगे, यानी पूरा सिलेबस रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, विश्लेषण कर रहे हैं तो विश्लेषण का मतलब क्या होता है, यानी पूरी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। हर ऑप्शन का पता होना चाहिए आपको कि हर ऑप्शन में यदि ए ऑप्शन, यदि मान लीजिए तीसरा ऑप्शन आया, दूसरा ऑप्शन एग्जाम में आए तो क्या होगा, इसका क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है, कैसे बन सकता है, तो वो सभी क्वेश्चन हम समझने के प्रयास करेंगे। आज वाली क्लास में मैंने थोड़ा कम समझाया, क्यों समझा, क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूँ चीज़ों को, और आज मैं यदि मनोविज्ञान के क्वेश्चनों को समझाता, एक एक लाइन को समझाता, तो ये क्लास कम से कम 2 या 2.5 घंटे की क्लास बनती है। ठीक है, क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपको समझाई हुई है वैसे पहले, और एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी से उठाई हुई है, यानी एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइनें आपकी जो ये दे रखा ना आपका, देखो 100वें क्वेश्चन में आपका व्यक्तिगत विभिन्नता में अनुवांशिक एवं कारक हो सकता है, ये सीधी एक एनसीईआरटी की लाइन है, और ये भी आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं में प्रतिमानता देखने को मिलती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वक्र एक और झुका हुआ है। 11वीं क्लास की आपकी एनसीईआरटी बुक को उठा के देखना, आपका मनोविज्ञान का टॉपिक है 11वीं में, तो 11वीं जो मनोविज्ञान की बुक है उसका ये दोनों लाइन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे एक बॉक्स के अंदर। वहाँ से कलाम ने क्वेश्चन बना लिया व्यक्तिगत विभिन्नता में। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा ऐसा कैसा एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और आप आजकल एग्जाम में एनसीईआरटी पूछी जाती है, गाइड वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है ना। अब गाइड में क्या होता है, कभी कभी गाइड में क्वेश्चन तो पूरा मैटर दिया होता है, तो उसी गाइड से आएंगे, बाहर से थोड़े आएंगे। अरे अपने वो मैटर पूरा देते हैं तो क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, बाहर से थोड़े आएंगे, ये तो आप समझते हो। तो चलो दोस्तों, कैसे लगे क्लास कमेंट में बताना, और फाइनल टेस्ट बहुत ही शानदार से करेंगे। फिर मिलेंगे अगले संडे को, बहुत ही शानदार तरीके से एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे नए तरीके से, और पूरा कवर करवाने की कोशिश करेंगे सितंबर में। उन्हीं 3 टेस्टों से आपको ऐसा होना चाहिए कि हमने पूरा टेस्ट यानी पूरे सिलेबस को रिविजन किया 3 टेस्टों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, पूरा सिलेबस रिवीजन होगा, क्योंकि कलाम का जो टेस्ट होगा ना वो पार्ट 2 के अंदर होता है, फाइनल टेस्ट होता है ना पार्ट 2 के अंदर होता है, ऐसा नहीं होता कि पूरा सिलेबस देते हो। 3 टेस्ट फाइनल इसीलिए लिए जा रहे हैं आपके, तो बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, जब तक मेरा भी गला वला सब ठीक हो जाए, तबीयत वगैरह सब ठीक हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत डाउन की वजह से थोड़ी क्लासे वाला से ऐसी आ रही है आपकी। ठीक है, फिर भी आपका समझ आ गया होगा, तो चलो कोई ना, करते हैं शुरुआत, और नई साथ मिलते हैं। और आपकी कल से आपकी वो नाथ पब्लिकेशन की फिर से शुरू हो जाएगी। नाथ पब्लिकेशन का एक टॉपिक आपका कौन सा, आपका प्रवास और जनसंख्या, विश्व प्रवास और जनसंख्या, उसके बाद हो जाएगी, और फिर आपके नाथ पब्लिकेशन चलेंगे, और उधर मैथ वाले पेपर भी करवाने हैं, तो मैथ वाले पेपर भी करेंगे। भाई मैथ वाले पेपर में थोड़ा टाइम लगता है, और आगे के जितने क्वेश्चन है मैथ के वो सारे लेंथी है, लेंथी पेपर से, पूरे लेंथी पेपर से लगभग 6-6 घंटे क्लास बनेगी। भाई सॉल्यूशन करते हैं ना लगभग 6 घंटे लगते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि पूरा समझना पड़ता है, पूरा हर चीज़ देखना पड़ता है, हर चीज़ कौन सा
कौन सा थ्योरम यहाँ लगेगी, कौन सा सूत्र यहाँ पर लगेगा, तो हर चीज़ देखेंगे, हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। और मेजर 2 में तो पता ही आपको कैसा आया था, और कल वाला पेपर हुआ था मेजर 3, उसमें भी थोड़ा टफ था, ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा टफ था। होते हैं यार, मतलब मैथ का कोई सिस्टम थोड़ी है, मैथ का कोई सिलेबस निश्चित नहीं है, बाकी सब्जेक्टों का सिलेबस निश्चित है, आपको फैक्ट का सिलेबस मिलता है, मैथ का कोई सिलेबस निश्चित नहीं है। आपको दिया हुआ होता है कि मैथ का ये सिलेबस है, लेकिन वो सिलेबस वो निश्चित सिलेबस नहीं है, उसके अंदर था है मैथ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ऐसा मत सोचो कि कलाम के पेपर थोड़ा टफ आ गया तो हमारा वो पेपर भी टफ आ जाए, क्योंकि वो पेपर आपने देखा ना 2022 में कैसा पेपर आया था मैथ का, तो इसी के आधार पर वो पेपर बनाए जाते हैं कि आपको पहले से आप प्रिपेयर हो कि यदि आपका हार्ड पेपर आ जाए तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ऐसा मत समझो आप ये सोचते हो कि फर्स्ट जो आपका मैथ का पेपर टफ आता है, पॉलिटिकल साइंस का देखा था ना फर्स्ट ग्रेड का, क्या हालत हुई थी उनकी, तो वैसी ही चीज़ें, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा, इन चीज़ों का हमें बेसिक मजबूत करना होगा, ठीक है। ट्रिकों के भरोसे मत रहना, बेसिक मजबूत कीजिए, ठीक है। यदि आपको मान लीजिए पेपर टफ आता है तो 40% पर भी आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो कम से कम 40% तो बनाए, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, कट ऑफ हो ही जाती है आपकी मैथ की 45 से 50 लास्ट, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, मैटर बहुत बड़ा है, कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है मैथ का, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझेंगे, करेंगे दोस्तों, कब बार बार मैसेज करें दोस्त, सभी मैथ के क्वेश्चन भी करेंगे और जीके के भी करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे, अच्छे से करेंगे। वो एस्टेट के पेपर सॉल्यूशन करने में लगा हुआ था, इसलिए 2-4 दिन आपकी क्लास नहीं आई, कोई नहीं, करते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, इसके साथ समाप्त करते हैं इसको।